मतलब मैक्सिमम जो टॉक्सिक एम्ब्लियोपिया के केसेस होते हैं उसमें आपको ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस नजर आ जाएंगे, जबकि न्यूट्रिशनल एम्ब्लियोपिया में जरूरी नहीं कि आपको ऑप्टिक डिस्क में चेंज, आपको फंडस में कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे और ना आपको फंक्शनल। अब इसमें ये एक पॉइंट है जो कल मैंने वो नहीं बताई कि हो सकते है फर्ज करे एक पेशेंट है, ठीक है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो गई उनको ड्यू टू सम रीजन और उनको न्यूट्रिशनल एम्ब्लियोपिया हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले उनको रिफ्रैक्टिव एरर थे, लेकिन उन रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से एम्ब्लियोपिया डेवलप नहीं हुई है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फर्स्ट करें एक पेशेंट है, वो ऑलरेडी मायोपिक है, एक आई में -2.75 यूज कर रहे हो, दूसरे आई में -3 यूज कर रहे हो, और जो न्यूट्रिशनल एम्ब्लियोपिया की वजह से वही आंख जो है वो इफेक्टेड हो गई जिसका -3 नंबर है। तो अब आप जहन में ये सोचेंगे कि भाई ये तो फंक्शनल में आता है कि इस आंख को रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे आप ये देखें कि क्या -0.25 डिफरेंस से इतना डेंस एम्ब्लियोपिया हो सकते हैं? तो वो तो नहीं हो सकता कि अगर एक आई में -2.15 डायप्टर की जरूरत हो और दूसरे आई में -3 डायप्टर की जरूरत हो, और जिसमें -2.15 डायप्टर की जरूरत है वो उसकी विजुअल एक्यूटी 6 हो, और जिसमें -3 की जरूरत हो उसकी विजुअल एक्यूटी 612 हो। तो ये 612 जो आ गया, ये एम्ब्लियोपिया जो ये फंक्शनल नहीं हो गया, इसको आप आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे न्यूट्रिशनल के लिए। तो न्यूट्रिशनल में आपको चेंजेस नहीं आएंगे, वन। सेकंड जो है आपको फिजिकली, या तो एक बंदा फिजिकली बहुत वीक होगा, या ये भी पॉसिबल है कि फिजिकली वीक नहीं है लेकिन जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो आपको अपरेंटली वो हेल्दी मोटा नजर आता है लेकिन एक्चुअली उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं है उनकी। दूसरी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो जंक फूड है ये आपकी न्यूट्रिशन को खा लेती है, खासकर जो विटामिन डी है, विटामिन डी के ये जो कोक वगैरह है ये विटामिन डी के और कैल्शियम के बिल्कुल दुश्मन है ना, इनको ऐसे खा लेते हैं। तो इसी तरह जब एक डिफिशिएंसी आ जाए तो एक चेन डेवलप हो जाते हैं न्यूट्रिशन के, कि वो सारे के सारे पे स्टेप बाय स्टेप वो शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि आपको वो एक्सक्लूड करना है कि भाई इन्वेस्टिगेट करके कि अगर अपरेंटली फंक्शनल एम्ब्लियोपिया की कोई साइन नहीं है कि भाई न रिफ्रैक्टिव एरर, न डिविएशन है, न डिफोकसिंग है, न डिप्रीविएशन है, इट मीन्स के फंक्शनल की नहीं है। ऑर्गेनिक में अब ये आ गया, ऑर्गेनिक में आ गया आपको फंडस की चेंजेस, डेस में कोई चेंज नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये न्यूट्रिशन है। तो फिर आप हिस्ट्री देखेंगे उनके क्या आए कोई मतलब नशा वगैरह ये चीजें तो नहीं करते, अल्कोहल ड्रिंक या हीरोइन वगैरह, वन। सेकंड आप ये पूछेंगे कि भाई उनकी डाइट की हैबिट्स क्या है, आया जंक वगैरह पे ज्यादा है। थर्ड ये कि भाई वो ये भी हो सकता है कि बहुत मतलब जैसे बेगर टाइप हो कि उनको खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं है। जैसे मतलब अक्सर आपने देखे होंगे जो एडिक्शन उसके हीरोइन वगैरह के होते हैं, हीरोइन के, तो उनके खाने माने भी इस तरह नहीं होते। तो एक तरफ वो न्यूट्रिशन को तबाह करते खा लेते जो ड्रग्स वो यूज करते हैं, दूसरी तरफ उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। तो ये हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा। तब जो मैंने आपको वो बताया कि प्रेगनेंसी में जो वमेन है उनमें भी ज्यादा, तो उसमें ये होता है कि जो जनरलाइज्ड ओडिमा होता है, खासकर फेशियल जो होते हैं, वो इवन डिलीवरी के बाद भी इंक्रीज होता जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी और भी महसूस हो जाते हैं। जब बच्चे को दूध वगैरह पिलाना होता है तो न्यूट्रिशन की और भी जरूरत होती है, तो जितनी डिफिशिएंसीज होती है इतनी वो ओडिमा ज्यादा होता जाता है बजाय इसके कि वो कम हो जाए। तो ये साइंस सिम्टम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये न्यूट्रिशनल मोस्ट प्रॉबली है। तब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो विटामिन वगैरह के लिए कि भाई, इसलिए कि न्यूट्रिशन में एक मसला है कि जब आप साइंस सिम्टम इन चीज़ों से आपको कंफर्म ना हो जाए तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इसलिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत महंगी है। जैसे ओनली अगर आप सिर्फ विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहते हैं स्पेशल कि भाई विटामिन डी टेस्ट, तो उसकी भी तकरीबन 6000 से वो है टेस्ट की कॉस्ट है। तो आप अंदाजा लगे। इसी तरह का विटामिन ए, विटामिन बी के आप कराना चाहते हैं तो ये नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं ना, जो ब्लड वगैरह के हम कहते हैं, वो इस तरह नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर ये सिर्फ आप उनसे विटामिन ए, विटामिन बी12 और विटामिन डी के, तो ये भी तकरीबन 18-20 हज़ार तक खर्चा आएगा। तो ऑलरेडी जब एक पेशेंट न्यूट्रिशनल डिफिसिट है
तो इट मीन्स के मोस्ट प्रॉब्ली के फाइनेंशियल भी उनके वो इतने नहीं है, तो ऐसा न हो कि आप इन्वेस्टिगेशन उनको ऐसे ही लिख दें, उनके 18-20 हज़ार रुपये चले जाए और उनको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी ना हो, कोई और चीज़ हो। तो जब तक आपको पूरा कमांड न हो इस पे, जब तक आप मतलब थ्रू हिस्ट्री, थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन एटलीस्ट 80 to 90% आपको ये न हो कि भाई उसको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, तो उस वक्त तक आप इन्वेस्टिगेशन एडवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है ये। क्लियर हो गए? यस सर, थैंक यू सर। जी जी सर एक पेशेंट थे, तो वो सर 17 इयर्स का पेशेंट था ना, जी तो उसको एक आई में एम्ब्लायोपिया था, मतलब उसकी जो दूसरी आई थी वो +1 के साथ, जो बेटर आई थी ना, वो जी +1 के साथ 6 पार्शियल था। और जी सर जो लेफ्ट आई थी, जो एम्ब्लायोपिक आई थी ना, वो +1 के साथ 618 थी ना, मतलब मैक्सिमम +1 के साथ वो इतनी ही विजन आती थी उसमें। तो सर वो 17 इयर्स के थे, तो उनसे मैंने हिस्ट्री में पूछा कि आपको जो पैचिंग एडवाइस की गई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ पैचिंग एडवाइस की गई थी, लेकिन अब उन्होंने, जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उन्होंने पहले मुझे 6 आवर्स की पैचिंग कही थी, और अब जो है उन्होंने, मैं 17 इयर्स का हो गया हूँ, अब उन्होंने कहा कि बेशक अब आप पैचिंग ना करें ना, तो भी बस आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, बस ठीक है। तो सर ये मैंने उनको कहा कि नहीं, पैचिंग उन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए सर। तो अगर वो अभी 17 इयर्स के हैं और पहले वो कह रहे थे कि मेरी 660 थी विजन, तो अब 618 तक आई है ना, जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, और वो कह रहे थे कि मतलब मैं बचपन से रिफ्रैक्टिव एरर था मुझे, तो उसकी वजह से मुझे है। तो सर अब उसको हम ये पैचिंग कंटिन्यू करने को कहेंगे या उसके मतलब यहाँ पे छोड़ दें? तो सर ये छोड़ने वाली बात मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों बंद करा दी पैचिंग। अच्छा, एक तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि राइट आई में +1 के साथ 6 है और लेफ्ट आई में +1 के साथ जो है वो 618 तक पहुंच गई ना। जी सर। हेलो, तो अब ये इन दोनों में एक जैसे रिफ्रैक्टिव एरर है। यस सर, समझ आ रही है? तो जी आ रही इसको है सर। एक तो ये है कि ये रिफ्रैक्शन जो उसकी है वो रीइवेल्युएट करनी चाहिए कि ये क्यों, मतलब ये तो +1 अगर बोथ आईज में है तो एक आंख क्यों एम्ब्लियोपिक होगी, फिर तो दोनों होनी चाहिए। और दोनों ऐसी कंडीशन में अगर दोनों एम्ब्लियोपिक हो भी जाए तो वो 6/9 विजुअल एकुटी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो एक सर ये बायलैटरल नहीं था उसमें, मतलब बायलैटरल नहीं था, ये मैंने उसको देखा, और वो ये कह रहा था कि पहले मेरी 660 थी और जो मेरी लेफ्ट आई थी उसमें मेरा ज्यादा नंबर था, तो मैंने पैचिंग की 6 आवर्स की और अब ये नंबर जो है वो +1 पे आया है। तो पहले इस आंख में नंबर ज्यादा था और अब कम हो गया, तो एक आंख में मतलब इतना रिड्यूस, इसका मतलब ये कि अगर उसकी 660 विजन है और एक आई में +1 है तो दूसरे में डेफिनेटली जो है 3-4 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होगी ना, कि 660 अगर विजुअल एक्विटी उसमें है थी, तो अगर 3-4 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिया है एक में, दूसरी में 1 है, ठीक है, तो ये तो मतलब फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक आंख में इतनी चेंजेस आ जाए 3 डायप्टर का और दूसरा वैसे ही वैसा रहे। ये ठीक है, मतलब वो चेंजेस आते हैं 0.15 0.15 तक वो डिफरेंस, और ये जो होते हैं ये खासकर मायोपिया में आ जाते हैं। जो कंजेनिटल मायोपिया होते हैं वो एक आंख में बहुत ज्यादा होती है, दूसरे में वो कम होते हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इस तरह नहीं होते। ये भी पॉसिबल है कि कोई और काज थी। ओवर कास्ट का क्या मतलब है कि अगर फर्ज करे ये पेशेंट है, शुरू में उसको एक आंख में जो है +3 जरूरत है, दूसरी आई में +3.5 या 3.75 की जरूरत है, ठीक है, डिफरेंस 0.75 भी अगर है, और उस वक्त उनको एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया हो गई है शुरू में एट द एज ऑफ 6 to 8 months, राइट, लेकिन वो अक्सर एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया खुद भी वो कवर हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट देखेंगे कि बचपन में वो कहते हैं कि उसको बचपन में स्क्वेंट था लेकिन फिर कवर हो गया, तो उसको जो इजोट्रोपिया आ गई वो
جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ ارلی ایج میں اگر کنفیوژن ڈیولپ ہو جائے تو ایمبلیوپیا جو اس کی سٹارٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہے اور ڈینس ایمبلیوپیا کی طرف جاتی ہے مائناکولر میں. سمجھ آ رہی میری بات؟ Yes, sir. یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ بچپن میں ان کو جیسے یہ بتا رہے کہ نمبر زیادہ تھا تو مے بی کہ ایک میں 0.75 انکریز تھا یا 0.5. ایک چیز آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ جو ڈفرنس ہے رائٹ ڈفرنس جو بوتھ آئیز میں ہے وہ ہائی ریفریکٹیو ایرر میں ویژول ایکوٹی کے ڈفرنس پہ زیادہ ایفیکٹ ڈالتی ہے ایز کمپیئر ٹو لو. ایگزامپل میں دے دوں, اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک آئی میں +1 دوسری آئی میں +1.75 ہے رائٹ. اگر اس کو ایمبلیوپیا ڈیولپ ہو گئی تو دونوں آنکھوں کی ویژول ایکوٹی میں جو ڈفرنس ہوگی وہ 1 یا 1.5 یا میکسیمم 2 لائن تک ہو سکتی ہے. Yes, sir. مطلب ایک آئی میں اگر +1 ہے اور دوسرے میں 1.75 ہے تو 0.75 کا ڈفرنس ہو گیا, لیکن ریفریکٹیو ایرر کم ہے تو دونوں آنکھوں میں جو ویژول ایکوٹی میں ڈفرنس ہوگی وہ 1 یا 1.5 لائن. لیکن دا سیم 0.15 ڈفرنس اگر ہے لیکن ایک آنکھ میں +6 کی ضرورت ہے اور دوسری میں +6.75 کی ضرورت ہے تو ان کنڈیشن میں جو ہے یہ ویژول ایکوٹی میں ڈفرنس زیادہ پاسبل ہے کہ 3 to 4 لائنز بھی ایون اس میں ہو سکتی ہے. تو ہائی ریفریکٹیو ایرر میں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یو ول ناٹ سی اٹ اینی بک, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. جتنی زیادہ آپ کیسز کریں گے اور آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گی کہ ہائی دا ریفریکٹیو ایرر even small difference between the two eyes will create larger difference in the corrected visual acuity of both eyes. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب یہ پاسبل ہے کہ اس بچے کو شروع میں ایک آئی میں یو کین سے 3.5 یا 3.75 اور دوسری میں اس سے تھوڑی سی زیادہ تھی لیفٹ آئی میں 0.15 کی, تو وہ تو ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہو گئی. تو دس decrease in the visual acuity was not because of the anisometropia. Actually a little bit started with the anisometropia, but then اس لیے کہ اگر بہت زیادہ ہوتی تو پھر اس ایج میں +1 پہ نہ ہوتی, اس ایج میں بھی +3 3.5 پہ ہو جاتی, لیکن اٹ مینس کہ 3 ڈیپٹر سے زیادہ نہیں تھی, لیکن اس کو ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہو گئی لیفٹ آئی کی ویژول ایکوٹی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, 660 تک پہنچ گئی. رائٹ آئی اس کی ڈومیننٹ رہی ہے. جو ہی ٹائم کے ساتھ گزر گیا اس کی ایکوموڈیشن جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی, آئیز جو ہے وہ اسٹریٹ ہو گئی, اور ود دا پیشنٹ آفٹر ہائپرمیٹروپیا جو ہے وہ کور ہو گیا آئیز کی گروتھ کے ساتھ, اور جو باقی پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ. تو رائٹ آئی میں اس کی +1 رہ گئی, لیفٹ آئی میں ہو سکتا ہے کہ +1 ہو یا 1.25, مطلب تھوڑی بہت زیادہ بھی ہو. اگر آپ ایگزیکٹلی ان کے سائیکلوپلیجک ریٹناسکوپی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی 0.5 کا ڈفرنس ہو. تو یہ اس کیس میں پاسبل ہے. آپ ان سے یہ پھر پوچھیں گے کہ اگر ان کی بچپن کی تصویریں ہیں تو وہ دکھائیں, مطلب ایٹ دا ایج آف 6 months 1 year or 8 months, old photographs. اولڈ فوٹوگراف سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی اس کی جو ہے نا اس لیفٹ آئی میں اس وقت سکوینٹو ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے اس میں. اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ آیا کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں, اس کیس میں اب چونکہ یہ اس بندی نے کیا ہے, دوسرے نے آپ کے پاس اب آ گیا, اب آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس نے کتنے عرصے تک پیچنگ کے باوجود اس کو جو ہے امپرومنٹ نہیں ہو گئی. اگر 6 to 8 months میں اس ایج میں یہ پیچنگ کرتا رہے اور اس میں آپ سمجھے کہ ایون سنگل لیٹرز بھی اگر 1 or 2 لیٹرز امپرومنٹ نہیں ہو رہے تو پھر سٹاپ کرنا چاہیے. کہ بس اب یہ جیسے میں آپ کو بتا کہ پیسو ایمبلیوپیا جو پہلے ہم نے کل بتایا کہ پھر اس میں امپرومنٹ فردر نہیں ہوگی, بس جتنی امپرومنٹ ہو گئی ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں irregular پیچنگ کراتا, یا سیکنڈ اگر آپ شور نہیں ہے تو یہ آپ ان کو ایک ٹرائل دے سکتے ہیں کہ 6 to 8 months ود ایکٹیو ویژن تھراپی, کہ مطلب ان کو کمپیوٹر گیم ایکسرسائز وغیرہ وہ کریں اور 6 months تک آپ یہ کریں. 6 months کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اگر ویژول ایکوٹی سیم ہے تو اسٹاپ دا پیچنگ, اگر تھوڑی بہت امپرومنٹ ہو گئے تو پھر جاری رکھے. اب تھرڈ کویسچن جو کل میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس ایج میں
اب اتنی ایکسٹینسو تھراپی جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ اس کی ایجوکیشن وغیرہ وہ سفر ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ ایجوکیشن سفر ہو. تو اب یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چونکہ پاسبل تو ہے ایٹ دا ایج آف 60 تو وائی ناٹ ٹو کنٹینیو پیچنگ, لیکن کنٹینیو پیچنگ کے ڈرا بیکس کیا ہوں گے؟ اس کی ایجوکیشن باقی چیزیں سفر ہوئی. وہ کیسے 4 گھنٹے آپ اس ایج میں ان کو جو ہے کمپیوٹر پہ بٹھا کے رکھیں گے کہ بھئی یہ آپ بس یہ کام کریں. ہاں اگر فرض کریں ایک مریض ایسا ہے کہ بس ان کو آج کل جو یہ فیس بک وغیرہ اس کا چسکا لگا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں 6 گھنٹے بھی میں فیس بک پہ لگا ہوں تو باقی کوئی کام نہیں ہے, تو بے شک ان کو آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایکٹو پیشنٹ ہے کہ بھئی وہ کالج اسٹوڈنٹ ہے اور ان کی مطلب اسٹڈی کرنی ہے, ٹیسٹ وغیرہ ہے, سب کچھ طرح کا, تو پھر ان کے لیے 4 گھنٹے اسپیئر کرنا بہت مشکل ہوگا. یس سر, یعنی سر فالو اپ پہ اس کو رکھ کے ہم دیکھ لیں کہ اگر امپروومنٹ آ رہی ہے تو اب وہ چینج ہو گیا نا, ڈاکٹر ان کا چینج ہو گیا تو اب آپ شیور نہیں ہے نا. جی تو جی اپنی سر, شیورٹی کے لیے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. ویلکم. کلیئر ہو گئے؟ یس سر. اچھا یہ تو 14 ہو گئے, کیا خیال ہے اسٹارٹ کریں؟ اچھا یہ سلائیڈ مینجمنٹ والا یہ نظر آ رہی ہے آپ کو سلائیڈ؟ جی سر اسٹارٹ کریں سر. یہ ہم نے کل وہ کور کیا تھا. اچھا نیکسٹ جاتے. اچھا ان سمری ریسٹوریشن آف ویژول ایکوٹی اٹ ویریز between different authors says different things, like a current one Nuden he said only up to 5 years, لیکن یہ بہت پرانا وقت تھا اس لیے میں اس کے بالکل اس میں حق میں نہیں ہوں. جو برمن وہ ہے up to 16 years, اس کے میں فیور میں ہوں, اس لیے کہ میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ لیس دین 6 ایئر میں بہت مطلب امپرومنٹ ہو جاتے 6 تک. اگر ایون 660 کے پیشنٹ کو میں 6 تک لایا ہوں, ٹھیک ہے, ایون 6 to 8 ایئرز میں بھی وہی 6-9 لگ بھگ تک جو ہے میں لایا ہوں. 14 ایئرز ایج میں بھی 16 ایئرز ایج میں بھی میں تقریباً 6-9 تک 660-6-9 تک جو ہے وہ لایا ہوں. تو اس لیے میں کل جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ یہ کنفرم کریں کہ 2 کنڈیشن ہیں. ایک یہ ہے کہ ویژول ایکوٹی امپروو ہوئی ہے, ڈیولپ ہوئی ہے, لیکن پھر سپریس ہوئی ہے, جو کل میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ ایکوموڈیشن کے سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں رفلی کے, یا تو اس میں کافی حد تک امپروومنٹ ہو جاتی ہے. اگر شروع سے ویژول ایکوٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے تو پھر اس میں جو ایج زیادہ ہوتا ہے 10 اینڈ ابو, تو پھر اس میں جو ہے امپروومنٹ کے چانسز ہوتی ہے, لیکن امپروومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے انہوں نے بتایا کہ بھائی 624 تک جو ہے اس کی ویژول ایکوٹی امپروو ہو گئی ہے. لیکن اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ 624 تک جو امپروو ہو گئی وہ کب انہوں نے پیچنگ تھراپی شروع کی. ایٹ دا ایج آف 14 شروع کی, ایٹ دا ایج آف 6 or 7 ایئرس شروع کی, یا ایٹ دا ایج آف 3-4 ایئرس, اینی ہاؤ. تو وہ اس کیسز میں جیسے اس نے بتایا اس کا تو ابھی مجھے کنفرم نہیں کہ کس ایج میں انہوں نے اسٹارٹ کیا, لیکن یہ ہے کہ ان شارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ 6 to 8 months اگر ایک پیشنٹ کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹرائل دے دیں. مطلب اس طرح نہ چھوڑے کہ بھائی یہ جو ہے نا بس پتہ نہیں ایج زیادہ ہو گیا اب وہ کر سکے گے. لیکن یہ بھی ہے کہ اب ضرور نہیں, میرے پاس تو ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ مطلب اگر 10 پیشنٹ میں دیکھوں, کل میری کلینک کے بعد وہ ہے کہ 3 پیشنٹ کل میرے پاس چلڈرن ایسے آ گئے کہ وہ 2 سال بعد آ گئے. اور آپ یقین کر کے ایک پیشنٹ پہ میں اتنا خفا ہو گیا, اس کے امی کو بھی میں کہ وہ 624 سے 6-9.5 پارشل پہ آئی تھی وہ بچی, 624 سے 2017 اور 18 کے درمیان میں. 2018 کے بعد وہ پھر نہیں آئی. آج کل جب میں نے دیکھا وہ واپس 624 پہ پہنچ گئی. تو یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ریگریشن کے چانسز جس کیسز میں, یہ آپ ذہن میں مست رکھیں, جن کیسز میں ایکٹیو امپروومنٹ ہوتی ہے ان میں ریگریشن بھی بہت ایکٹیو ہوتی ہے. کیا مطلب, اگر فرض کریں ایک پیشنٹ ہے, ان کی ایکوموڈیشن اسٹرانگ ہے اور 624 ویژول ایکوٹی ہے, آپ نے پیچنگ تھراپی شروع کی اور آپ نے 6-8 مہینے میں آپ دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو 624 سے ماشاءاللہ 6-9 تک پہنچ گئی, بہت ایکٹیو امپروومنٹ ہے. لیکن اگر اس کیس نے پیچنگ چھوڑی تو آپ یقین کیا کہ 8 ماس جو ہے یہ واپس 624 پہ جائے گی. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پیچنگ تھراپی کو آپ نے گریجول ریڈیوس کرنا ہے.
जब इवन आपने अंदाजा किया कि भाई ये पेशेंट 6 तक पहुंच गई है, तो 6 अगर 4 आवरली पेचिंग है तो नेक्स्ट 3 मंथ तक आप 3 आवरली करें, फिर 2 आवरली करें, फिर एटलीस्ट जो विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल तक पहुंच जाए, इसके बाद भी 6 मंथ तक आपने पेचिंग जारी रखना है, वरना ये रिग्रेशन होगी। और फिर इसके बाद जब पेचिंग स्टॉप करे तो एवरी 4 मंथ्स उनको फॉलो अप दे कि वापस रिग्रेशन तो नहीं हो रही है। अगर फिर भी 3 मंथ्स में आपने 3 फॉलो अप में आपको कंफर्म हो गया, मतलब 1 ईयर में कि रिग्रेशन नहीं हो रहे, तो तब आप समझे कि भाई अब इसकी जो विजुअल एक्टिविटी है ये एम्ब्लियोपिक आई में वो मैच्योर हो गई और अब इसके बाद रिग्रेशन की चांसेस नहीं है। लेकिन फॉलो अप फॉर रिफ्रैक्टिव एरर वो जरूर आप रखेंगे। तो ये पेशेंट को ये समझाना होता है कि ये रिग्रेशन, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपने इस वक्त तो आप होश हो जाएंगे कि भाई ठीक है लेकिन ये वापस हो सकती है, तो पेशेंट को ये आपने वार्न करना है। तो जो मेरा अपने से मैंने 14 इयर्स तक रिसर्च पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू किया और बिल्कुल डेफिनेटली 14 इयर्स तक उनमें जो है वो इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, ये थोड़ा सा वो कि थेरेपी सीक्वेंस किस तरह होती है, मतलब कि वन इज पेसोथेरेपी, अदर इज एक्टोथेरेपी। पेसोथेरेपी प्रैक्टिकल अक्लूजन, जब आप बच्चे से कहें कि भाई उसको रोजाना 4 घंटे के लिए बस अक्लूड करें। अक्सर जब मैं देखता हूं, खासकर आपने देखा होगा जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं तो वो ये एडवाइस करते हैं कि अक्लूजन करें 4 घंटे तक। तो ये 4 घंटे तक अक्लूजन काम कर रही है, लेकिन उसके साथ एक्टिव विजन थेरेपी आपने एडवाइस करनी है। ओनली पैसों पे नहीं छोड़ना है, इसलिए कि पैसों का जो वो इंप्रूवमेंट होते हैं उसमें हो रही होती है, लेकिन उसका स्पीड बहुत कम होता है। और दूसरी तरफ उसकी एज बढ़ती जाती है। मतलब अगर 4 साल का बच्चा आपके पास आ गया और आप उसको पेचिंग थेरेपी शुरू करेंगे, 3 विजिट के बाद तो वो 5 साल का बच्चा हो जाएगा, तो 5 साल में तो उसकी एज बढ़ गई है। तो इसलिए बेहतर यही है कि एट द एज ऑफ 4 ईयर्स आप साथ एक्टिव विजन थेरेपी वो एडवाइस करें। सो पेसो थेरेपी के साथ साथ, मतलब ये दोनों सेपरेट नहीं है कि या पेसो स्टार्ट करें यहाँ से, बोथ यू हैव टू कंटिन्यू बोथ ऑफ देम। सो इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिव विजन ट्रेनिंग procedure to improve visual acuity and improve binocular vision. अब इसमें क्या क्या आप दे सकते हैं? आई मूवमेंट ट्रेनिंग, सेकेंड्स एंड परसूट मूवमेंट का जो है आप ट्रेनिंग देंगे साथ साथ। लेकिन ये जो एक्टिव विजन थेरेपी है, ये अब इसमें आप देखने के जब विजुअल एक्टिविटी अगर 6/18 या इससे कम है एम्ब्लियोपिक आई में और दूसरे आई में 6 है, तो फिर मोनोकुलर जो थेरेपी है वो आप देंगे, इसलिए कि अभी ये 20वीं के लेवल में गई नहीं है। मोनोकुलर में क्या कि आप जो नॉर्मल आई है उनको अक्लूड करें, और जो एम्ब्लियोपिक आई है उनको आप कंप्यूटर गेम और ये सारी चीजें वो उनको एडवाइस करें कि रीडिंग करे, राइटिंग करे, कंप्यूटर गेम करे, तो ये मोनोकुलर हो गई। फिर जब ये 6-15 तक पहुंच जाए तो अब ये बाइनोकुलरिटी के लेवल में आ गई, तो फिर आप जो है आई मूवमेंट ट्रेनिंग जो सकेड और परसूट है, एकोमोडेशन ट्रेनिंग है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, एंड एंटी सप्रेशन अगर डिप्लोपे अवेयरनेस टेक्निक्स, ये सारे आप फिर उनको बताएंगे। ये अगर फर्ज करें एक पेशेंट है, एक आंख में 6 विजन है, दूसरे आंख में 6 की विजुअल एक्टिविटी है, तो उनको ये जो एकोमोडेशन है ये सारी चीजें उनके लिए फायदा नहीं करते, इसलिए कि वो 20वीं के लेवल में नहीं है, बाइनोकुलरिटी के लेवल में नहीं है। तो ये चीजें तब काम करती है जब एम्ब्लियोपिक आई में आपकी विजुअल एक्टिविटी है वो 6/18 से इंप्रूव हो जाए या मिनिमम 6/18 तक पहुंच जाए, तो फिर ये चीजें आप देंगे। अगर इससे वर्स है तो फिर अक्लूजन प्लस राइट आई पे सपोज नॉर्मल है, लेफ्ट आई एम्ब्लियोपिक है, तो राइट आई को अक्लूड करके लेफ्ट आई से जो वीडियो गेम्स वगैरह है उनकी आप ट्रेनिंग देंगे। बाइनोकुलरिटी की ट्रेनिंग इस वक्त फायदा नहीं करती है। सर दोबारा बताएं सर प्लीज काइंडली। अच्छा, ये मैं कहता हूं कि एक्टोथेरेपी एंड पेसोथेरेपी, राइट। अब पेसोथेरेपी क्या है? जब आप पेशेंट से कहें कि भाई 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ अक्लूजन करें, ओनली आपने ये बता दिया, तो ये आपके पास ये पेसोथेरेपी है। इसमें ये है कि पेसोथेरेपी में इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। और वो
आप नॉर्मल लेवल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि स्लो इंप्रूवमेंट मीन कि एज बढ़ती जाती है, तो जितनी एज बढ़ती जाती है इतनी ही प्रोग्नोसिस भी उसकी डिक्रीज होती जाती है, ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके साथ साथ एक्टिव विजन थेरेपी बताएं। अब एक्टिव विजन थेरेपी जो है वो एक माइनाकुलर है, एक बाइनाकुलर है। माइनाकुलर एक्टिव विजन थेरेपी का मतलब ये है कि अगर विजुअल एक्टिविटी जो एम्ब्लायोपिक आई है उसमें 618 से कम है, तो जो बाइनाकुलरिटी के लिए एक्टिव विजन थेरेपी यूज करते हैं हम, वो इसमें काम नहीं करती है, उसमें माइनाकुलर एक्टिव विजन थेरेपी शुरू करें। तो माइनाकुलर एक्टिव विजन थेरेपी किया है कि जो नॉर्मल आई है उसको जिस वक्त आप पैच लगाएं तो जो एम्ब्लायोपिक आई है उस आंख को उसी दौरान जो 4 घंटे है एक्टिवेट करे थ्रू कंप्यूटर गेम्स, थ्रू मतलब जितने भी वो वीडियो गेम्स वगैरह है स्क्रीन के, वो आप शुरू करें इस आंख पे, ताकि इस आंख की विजुअल एक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो जाए और बाइनाकुलरिटी के लेवल में पहुंच जाए। जब इस आंख की विजुअल एक्टिविटी मतलब 618 या इससे बेहतर हो जाए तो फिर आप उनको ये माइनाकुलर ये भी देंगे और साथ बाइनाकुलर एक्टिव विजन थेरेपी देंगे, लेकिन अक्लूजन साथ होगी। चाहे आप माइनाकुलर एक्टिव थेरेपी देते हैं, चाहे आप बाइनाकुलर एक्टिव थेरेपी देते हैं, पेसोथेरेपी मस्ट होगी, मतलब आई अक्लूजन आप जारी रखेंगे। इसलिए कि अगर जो बाइनाकुलर एक्टिव थेरेपी है वो तो आप 4 घंटे नहीं कर सकते कि भाई आई हैंड कोऑर्डिनेशन 4 घंटे रखे, अकोमोडेशन कैनिंग ये सारे आप 4 घंटे नहीं रख सकते। तो बाइनाकुलर जो अक्लूजन है बेटर आई पे ये रख के बाइनाकुलर एक्टिव थेरेपी देंगे, फिर अक्लूजन हटा के 4 घंटे आपने माइनाकुलर एक्टिव थेरेपी एम्ब्लायोपिक आई को दे दी, इसके बाद फिर अक्लूजन हटा के ये किस वक्त जब 18 तक पहुंच जाए जो एम्ब्लायोपिक आई में है, विजुअल एक्टिविटी 618 तक पहुंच जाए, तो फिर माइनाकुलर के बाद उसी वक्त आप उसको कहें या बेशक अगर कुछ रेस्ट भी करें तो उसके बाद बाइनाकुलर विजन एक्टिव विजन थेरेपी शुरू करें, जिसमें ये आई मूवमेंट ट्रेनिंग है, जैसे सर्केडियन परस्यूट मूवमेंट आप उनको ट्रेनिंग दे, एकोमोडेशन की ट्रेनिंग आप देंगे कि एम्पलीट्यूड और फैसिलिटी कैसे वो इंप्रूव करेंगे, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इसमें जो ये वो है पजल मजल और जो राइटिंग है ये ड्राइंग वगैरह ये चीजें ये और एंटी सप्रेशन डिप्लोपिया अवेयरनेस टेक्निक से आप देखिए, अगर फर्ज करें एक पेशेंट है उसको ट्रोपिया भी है, लेकिन इसकी आप जब दूसरी आंख को अक्लूड करें और उसको विजन इनकी इंप्रूव जब होती रहे तो फिर उसको डिप्लोपिया भी होगी। तो उस डिप्लोपिया की भी आप पेशेंट को पहले बताएंगे कि भाई ये डिप्लोपिया आपको होगी, लेकिन इसकी आप टेंशन नहीं लेंगे, हम फिर वो सर्जरी के जरिए वो स्क्वेंट को कवर करेंगे। तो विजुअल एक्टिविटी जो ये बाइनाकुलरिटी पर हम गेन करेंगे थ्रू प्रिज्म एंड एक्सरसाइजेस। क्लियर हो गई? हेलो, यस सर। यस मुश्किल है मेरे ख्याल इसलिए कि आप लोग तो ऐसे स्लो यस सर कह रहे हैं। सर ये बाइनाकुलर विजन थेरेपी में ये सब भी करेंगे, ये जो आपने बताया, और जो पेचिंग है एम्ब्लायोपिक आई की वो भी कंटिन्यू करेंगे साथ साथ? यस बिल्कुल। मतलब अब फर्ज करे मैं पेशेंट हूँ आपका, ठीक है जी सर। मैं पेशेंट हूँ, मेरी राइट आई में 6 विजुअल एक्टिविटी है, समझ आ गई? यस सर। मेरी लेफ्ट आई में 624 विजुअल एक्टिविटी है। दिस इज स्टेप 1। मैं बहुत स्लो लगूं कि आपको क्लियर हो जाए। राइट आई में मेरी क्या है 6 विजुअल एक्टिविटी है, लेफ्ट आई में 624 विजुअल एक्टिविटी है। अब आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि 4 घंटे राइट आई को पैच करें, राइट? अगर आपने मुझे सिर्फ ये कहा कि राइट आई को 4 घंटे पैच करे तो ये क्या चीज हो गई? ये पेसोथेरेपी है, ओनली अक्लूजन आपने मुझे बता दिया, समझ आ गई? यस सर। सेकंड, अब मेरी एज जो है वो 6 इयर्स है, आप समझ कि भाई इसकी तो अब एज बढ़ती जा रही है, तो अगर मेरी एज 1 साल है और मेरी जो है ना एक आंख में आपने नोट किया कि भाई एक आंख नॉर्मल लग रही है, दूसरी आंख डिविएटेड लग रही है, तो आप मुझे इस एज में एट द एज ऑफ 1 ईयर आप मुझे सिर्फ पेसोथेरेपी भी एडवाइस करें। इसलिए कि इस एज में तो आप मुझे एक्टिव थेरेपी एडवाइस नहीं कर सकते कि 1 साल में आप मुझे कहें कि भाई आप कंप्यूटर पे गेम करें। समझ आ रही मेरी बात? जी सर बिल्कुल। तो आप मुझे
उस एज में सिर्फ पेसोथेरेपी एडवाइस करे। दूसरी, चूंकि एज बहुत कम है तो इसमें पेसोथेरेपी से भी इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन एज मेरी 6 इयर्स है, तो अब आप मुझे विजुअल एक्टिविटी 624, तो अब आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि भाई 4 घंटे जो है आप राइट आई पे पेच लगाएं, ये पेसोथेरेपी हो गई। फिर आप मुझे कहते हैं कि ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने कहा, लेकिन जब वो आपके पास आ गए तो आप कहेंगे कि भाई ये तो ओनली पेसोथेरेपी है, तो आप मुझे कहेंगे कि भाई ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको जो है 4 घंटे के लिए दाएं आंख पे पट्टी लगाने का कहा है, लेकिन इससे इंप्रूवमेंट स्लो होगी। आप ऐसा करें कि ये 4 घंटे जो आप पैचिंग करते हैं, उसी 4 घंटे के दौरान आप रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर गेम ये सारे करें। तो अब एक्टिव मोनोकुलर प्लस पेसो डबल हो गई। समझ आ गई बात? यस सर। आपने क्या एडवाइस किया? 4 घंटे पैचिंग राइट आई में, 1 दिस इज पेसो प्लस एक्टो प्लस लेफ्ट आई से उसी वक्त आप रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर गेम ये सारे करें। तो ये आपने उसमें एक्टोथेरेपी एडवाइस की, लेकिन ये मोनोकुलर एक्टोथेरेपी हो गई। अब मेरी विजुअल एक्टिविटी नेक्स्ट विजिट पे आपने देखा कि ये तो 618 से बेहतर हो गई, या 618 हो गई, या 615 हो गई। तो अब आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे? 1 यही पेसोथेरेपी कि 4 घंटे राइट आई पे पेचिंग करें, 1। 2 वही एक्टोथेरेपी मोनोकुलर कि भाई उसी 4 घंटे के दौरान आप क्या करें? लेफ्ट आई से रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर वर्क, पजल ये सारी चीजें करें। 2 3 जब ये 4 घंटे गुजर जाएं, बेशक आप अगर आधा घंटा घंटे के लिए अगर आप बाकी काम करना चाहते हैं तो वो भी खैर है, 2 घंटे के लिए। लेकिन इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? ये जो बाइनोकुलर एक्टोथेरेपी है, आई मूवमेंट ट्रेनिंग है, एकोमोडेशन है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, तो ये चीजें फिर आप कहेंगे उसमें ये एक्सरसाइजेस फिर आप करेंगे। तो 3 चीजें आपने मुझे एडवाइस की। आप क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर, वेरी क्लियर, थैंक यू। अच्छा, अब थेरेपी के लिए टाइम प्लान, ये कंटिन्यूअल आप करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं? पार्ट टाइम, मैक्सिमम 4 आवर्स विद एक्टिविटीज, एक्टिविजन थेरेपी। अब ये कंटिन्यूअल क्या होते हैं? जैसे कल मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअल जो है वो नेचुरल जो है वो पॉसिबल है एज में। जब चिल्ड्रन में आपने कंटिन्यूअल नहीं देनी होती, इसी के इसमें आप जो है नॉर्मल आई को एम्ब्लायोप कर सकते हैं। लेकिन जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक एम्ब्लायोपिया आई है और दूसरी आंख जो है वो नेचुरली कुछ हो गया कि वो ब्लाइंड हो गए, तो ये एक किस्म की कंटिन्यूअल नेचुरल एम्ब्लायोपिया थेरेपी हो गई, तो वो इम्प्रूव होगी। तो अब ये कंटिन्यूअल जो है ये इसमें हम नहीं करते कि भाई आप बस पूरा दिन जो है वो करते रहें। पहले जमाने में ये एक होता था ये कंटिन्यूअल का कि भाई आप वो ड्यूरेशन को देखते हैं कि फर्स्ट कर एज ज्यादा है, ठीक है, कि 5 साल का एज है, 6 साल है, तो 1 उसको ऐसे डिवाइड करते कि फर्स्ट कर एक 6 साल का बच्चा आपके पास आ गया, ठीक है, 6 साल का बच्चा है, एक आंख में जो है 6 विजन है, दूसरे में 660 है, तो वो ये 6 इयर्स को 2 में डिवाइड इस तरह करते हैं कि 1 माइनस करते हैं। ये पुरानी जमाने की बात है कि 5 and 1 करते, तो 1 माइनस करके 5 डेज जो है वो नॉर्मल आई पे पेच करते थे, और ये 1 डे जो है ये एम्ब्लायोपिक आई पे पेच करते थे। वो ये कहते थे कि भाई जो कि ये एम्ब्लायोपिक आई अगर दोबारा फिक्सेशन ले नॉन एम्ब्लायोपिक के साथ, तो सुप्रेशन दोबारा होगी। तो ये कंटिन्यूअल पेचिंग थेरेपी एक सीक्वेंस काफी अरसे तक चल रहा था। समझ आ गई मेरी बात कंटिन्यूअल का? यस सर। कि फिर मैं रिपीट करता हूं कि ये ताकि फर्ज करें एक 6 इयर्स का बच्चा है, अब दूसरा एग्जांपल मैं चलो 8 इयर्स का देता हूं कि 8 इयर्स है, तो 8 इयर्स में 1 डे जो है वो एम्ब्लायोपिक आई एंड 7 डे जो है वो नॉर्मल आई पे पेच करते थे। वो ये कहते कि इन दोनों को उस वक्त तक
इकट्ठी न छोड़ें जब तक इसकी विजुअल एक्टिविटी में 1 to 2 लाइन तक डिफरेंस ना रहे, इसलिए कि फिर जो इमेज डिसिमिलरिटी है इसकी वजह से दोबारा इसकी जो विजन डेवलप हुई है वो सप्रेस हो जाते, तो इसलिए उसको फिर आप पैच करें और नॉर्मल आई को छोड़ दे ताकि वो अपनी जो जितना कुछ उसने लॉस किया है ये एग्जाम में वो वापस गेन करे और ये एम्ब्लायोप ना हो। लेकिन अब ये थ्योरी चेंज हो गई है और वे कहते हैं कि भाई एक्टिव विजन थेरेपी अगर आप करें तो अगले दिन तक सप्रेशन जो है वो इतनी नहीं होती है कि मतलब एम्ब्लायोपिया थेरेपी फेल हो जाए, तो इसलिए अब ये कंटिन्यूअल पैचिंग जो है वो खत्म हो गया। फुल टाइम पैचिंग फिर वो आ गई कि भाई फुल टाइम के बस पूरा दिन जो है एक आई को जो एम्ब्लायोपिक आई है उसको आप अक्लूड करें और दूसरे को रहने दे, अगले दिन फिर वो करें और जो शाम को थोड़ा बहुत आपके पास मिल जाता है तो उसमें ये कवर हो जाता है। लेकिन इसकी भी जो प्रोग्रेस है कहते हैं कि वही है जो पार्ट टाइम मैक्सिमम 4 आवर्स विद एक्टिव विजन थेरेपी है। तो क्यों पूरा दिन जो है बच्चे को वो करें, एक तो एजुकेशन सब कुछ सफर हो रहे हैं, तो इसलिए जो नंबर 3 है आजकल यही यूज हो रहा है कि पार्ट टाइम एक्लूजन मैक्सिमम 4 आवर्स विद एक्टिव विजन थेरेपी। तो ये जो टाइम प्लान है अब हम इसी पे काम कर रहे हैं ज्यादातर। अच्छा, दी अक्लूडेड आई, डायरेक्ट अक्लूजन, इनवर्स अक्लूजन एंड अल्टरनेट अक्लूजन। डायरेक्ट अक्लूजन जो है ये उस वक्त काम करते हैं जब एक डायरेक्ट अक्लूजन का मतलब ये है कि जो एम्ब्लायोपिक आई है उसी को आप अक्लूड करें। तो ये सिर्फ एक्सेंट्रिक फिक्सेशन अगर लेती है तो तब हम ये अक्लूड करते हैं डायरेक्ट अक्लूजन। अगर एक्सेंट्रिक फिक्सेशन नहीं है मतलब ये है कि जब अगर आपको एक पेशेंट को सपोज माइक्रोट्रोपिया है और उसकी जो है वो एक्सेंट्रिक फिक्सेशन शुरू करिए कि एक फोविया काम नहीं करते बल्कि सूडोफोविया ने काम शुरू किया, तो हम वापस फोविया को स्टिमुलेट करने के लिए ये डायरेक्ट अक्लूजन उसमें करते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में डायरेक्ट अक्लूजन अब नहीं है। इनवर्स अक्लूजन में ये कि आप एग्जैक्टली वही जो हम करते हैं कि एक जो आंख एम्ब्लायोपिक है उसी पे आप 4 आवर्स के लिए एक्टिव विजन थेरेपी आप पेश लगाएं, अक्लूड करें और जो एम्ब्लायोपिक आई है उसको पूरा छोड़ दें। अल्टरनेट अक्लूजन हम इस कंडीशन में करते हैं जब दोनों आंखों में एम्ब्लायोपिया हो, कि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट का एक पेशेंट है उसके अगर एक आई में 612 विजुअल एक्टिविटी है, दूसरे आई में 636 या 624 है, तो 612 वाली को आपने अक्लूड करके 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 जब एम्ब्लायोपिक आई के 612 तक विजुअल एक्टिविटी पहुंच जाए तो अब आपको अंदाज होगा कि भाई अब तो ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, लेकिन अब उन दोनों को 6 पे लाना है, तो अब आप अल्टरनेट अक्लूजन करें। या सेकंड ये है कि दोनों आंखों में जो है +8 और +9 रिफ्रैक्टिव एरर है। जब आपने विजुअल एक्टिविटी देख लिया, फर्स्ट टाइम पे आपके पास पेशेंट आ गए, तो आपने कहा कि भाई एक में भी 618 विजुअल एक्टिविटी है विद करेक्शन, दूसरे में भी 618 है, तो उस वक्त आप डायरेक्ट जो है अल्टरनेट अक्लूजन शुरू करें कि एक दिन एक पे और एक दिन दूसरे पे करें। थर्ड ये है कि एक पेशेंट आपके पास आ गया, एक दिन एज आप फर्ज करें 2 इयर्स है, 1.5 इयर्स है, और आप उसको एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं कर सकते कि भाई रिफ्रैक्टिव एरर तो हाई है लेकिन किस आंख की विजुअल एक्टिविटी ज्यादा कम है। भाई मेरे पास पेशेंट आ गया 3 साल का बच्चा है और फर्स्ट टाइम पे मैंने उसकी जब रेटिनोस्कोपी करी तो मुझे पता है कि भाई उसको तो +6 डायप्टर की हाइपरमेट्रोपिया है। तो अब अगर +6 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिया है तो विजुअल एक्टिविटी तो डेफिनेटली कम होगी। लेकिन ये है कि अगर आपको शक हो गया ये एक में तो +6 है लेकिन मुझे दूसरे में +6.5 है, तो अब पता नहीं कि ये +6.5 में कितनी विजुअल एक्टिविटी वो कम होगी, तो अभी आप श्योर नहीं है तो अल्टरनेट अक्लूजन शुरू करें कि 2 आवर्स के लिए बेशक कि एक दिन एक पे और एक दिन दूसरे पे। तो इस कंडीशन में आप अल्टरनेट अक्लूजन वो कर सकते हैं कि जब आपको कंफर्म नहीं है कि किस आंख की विजुअल एक्टिविटी कितनी ज्यादा कम है। फिर आते हैं हम फील्ड कवरेज अक्लूडर पे के टोटल अक्लूडर करते हैं, सेक्टर अक्लूडर करें या हाफ पैच करते हैं। अब बाद बच्चों की वो कहते हैं कि भाई मैंने अगर फर्ज करी रीडिंग राइटिंग उसका काम ज्यादा है, तो आप पहले ये होता था कि मेरा अब प्रैक्टिकल इतने कि ठीक है जो बच्चा है एम्ब्लायोपिक आई में डिस्टेंस के लिए मतलब लोअर जो पोर्शन है सर, ठीक है जी सर ये इनवर्स अक्लूजन हम किस चीज में करते हैं? इनवर्स अक्लूजन का मतलब ये थोड़ा सा वर्ड से मुश्किल लगता है लेकिन ये वही जब एक आई एम्ब्लायोपिक, ये फिर जरा मैं बताता हूँ ये डायरेक्ट अक्लूजन और इनवर्स अक्लूजन। डायरेक्ट अक्लूजन ये होता है
कि एम्ब्लायोपिक आई पे आप पैचिंग करें। समझ आ गई? जो एम्ब्लायोपिक आई है उसी पे आप पैचिंग करें, उसको पैच। तो ये किस कंडीशन में एम्ब्लायोपिक पे पैच करते हैं? एम्ब्लायोपिक को उस कंडीशन में आजकल जो है हम पैच करते हैं जब एम्ब्लायोपिक आई एक्सेंट्रिक फिक्सेशन ले रहे हो, ताकि हम फोविया को स्टिमुलेट करें। तो हम क्या करते हैं कि इस आंख को पहले से अक्लूड करते हैं कि जो सूडोफोविया डेवलप हुई है उसको हम सप्रेस करें। तो जब वो सप्रेस हो जाए तो फिर नॉर्मल आई पे अक्लूजन हम शुरू करते हैं कि फोविया स्टिमुलेट हो। तो जब नॉर्मल आई पे आप अक्लूजन रखते हैं इसको हम इनवर्स अक्लूजन कहते हैं। डायरेक्ट अक्लूजन एम्ब्लायोपिक आई को जब आप अक्लूड करते हैं। क्लियर हो गई? जी सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। अब टोटल अक्लूडर वही हम कहते हैं जब एक एम्ब्लायोपिक को, जैसे हम रूटीन में करते कि फर्ज करें 4 आवर जो है हम एम्ब्लायोपिक आई को बिल्कुल बंद करते हैं, तो दिस इज टोटल अक्लूडर। सेक्टर अक्लूडर ये है कि बाज लोग कहते हैं कि भाई अगर इसकी विजुअल एक्टिविटी जो है नॉर्मल आई की बेहतर है, लेकिन एम्ब्लायोपिक आई की इतनी कम है कि वो आपसे ये कहें कि भाई अब तो ये 360 या 460 विजुअल एक्टिविटी है और ये बच्चा जो है ना होमवर्क करता है, उसको होमवर्क नजर नहीं आ रही है इस एम्ब्लायोपिक आई से जब ये काम करे। समझ आ गई बात? तो अब अगर फुल अक्लूडर आप करें नॉर्मल आई को और दूसरी जो है वो 360 या इससे भी कम है, उसको रीडिंग राइटिंग नजर नहीं आ रही है, तो फिर स्कूल वर्क ये कैसे करेगा? तो इस कंडीशन में ये कहते हैं कि आप इस तरह करें कि जो नॉर्मल आई है उस पे सेक्टर अक्लूजन करें कि जो अपर पोर्शन है ये उसकी बंद करें। तो जब ये दूर देखता है तो ये क्या करेगा कि जो एम्ब्लायोपिक आई है एम्ब्लायोपिक आई ये यूज करेगा। जब ये नजदीक देखता है, रीडिंग राइटिंग करता है, तो फिर ये नॉर्मल आई को यूज करेगा। समझ आ रही बात? ताकि उसका स्कूल का जो काम वगैरह है वो सफर न हो। तो इसमें जो है ये हम सेक्टर वो उसमें एक करते हैं। अब इसमें एक होता है कि हाफ पैच करते हैं कि मतलब एक आंख को आप हाफ पैच करें। हाफ पैच और सेक्टर अक्लूडर में क्या है कि हाफ पैच आप जो लगाते हैं तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली वो लगाते हैं कि ऊपर का हिस्सा हम अक्लूड करें या नीचे का हिस्सा हम अक्लूड करें। इसको जो सेक्टर है उसमें आप किसी भी तरीके से वर्टिकल भी आप कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, किसी भी एक सेक्टर को। तो ये जो सेक्टर है ये दूसरे वो कंडीशन होते हैं कि फर्ज करें मेरी एक आई जो है माइक्रोट्रोपिया है राइट आई में। समझ आ गई? राइट आई में माइक्रोट्रोपिया है तो राइट आई का जो सूडोफोविया है उसने मेरी जो लेफ्ट नॉर्मल आई है इसके फोविया के साथ करस्पॉन्डेंस शुरू की है। तो अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं कि एक वो डायरेक्ट अक्लूजन आप करें मुझे कि ये सूडोफोविया को सप्रेस करे, या आप सेक्टर अक्लूजन करें। सेक्टर अक्लूजन इसमें ऐसा है कि आप वर्टिकल जो है नेजल पोर्शन मेरा आप अक्लूड करें तो वो आप मेरी विजुअल एक्सेस तक करीब ले आए ताकि मेरा जो सूडोफोविया है वो ब्लॉक हो जाए उसकी जो एक्सेस है जो नॉर्मल आई एक्सेस के साथ। तो ये सूडोफोविया अब मेरी स्टिमुलेट नहीं होगी। अगर फोविया जो है वो आंख बाहर जाएगी तो फोविया मेरी स्टिमुलेट होगी, लेकिन सूडोफोविया स्टिमुलेट नहीं होगी। समझ आ गई मेरी बात? ये सेक्टर अक्लूजन पे सर ये सेक्टर वर्टिकल अक्लूजन किस तरह करेंगे? मतलब सेक्टर मैंने आपको बताया कि सेक्टर में आप कोई भी सेक्टर ले सकते हैं, अपर लोअर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। मतलब अब एक जो है ना मेरा जैसे बाइफोकल आप लगाते हैं ना, समझ आ गई? तो बाइफोकल तो नीचे पोर्शन में लगाते हैं ना, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल बाइफोकल को एक्सटेंड करें दोनों तक जिस तरह एग्जैक्ट बाइफोकल होता है, समझ आ गई? तो हॉरिजॉन्टल आप पूरा लाइन लगा के जब ऊपर या नीचे एक हिस्से को पैच करें तो हम कहते हैं कि ये हाफ पैच हो गया, बस। समझ आ गई? लेकिन इस हाफ पैच को हम सेक्टर भी कहते हैं, कह सकते हैं कि इसलिए कि आपने एक सेक्टर को एक्लूड किया, लेकिन एक्चुअल जो सेक्टर एक्लूजन है वो क्या है? बेसिकली जो यहाँ पे हम
उसमें वो करते हैं एम्ब्लियोपैथी में जब वर्ड यूज करते हैं तो हम उसके कि अब फर्ज करें मेरी जो राइट आई है वो थोड़ी सी इजोट्रोपिक है, समझ आ गई? तो अगर नेजल वाला साइड पे मैं अक्लूजन रखूं, और ये अक्लूजन किस तरह करूं? ये इस तरह करूं कि जो राइट पोर्शन पूरी का पूरा है ऊपर से नीचे तक वो क्लियर हो, और नेजल का जो मेरा पोर्शन है वो ऊपर से नीचे तक जो आधा है वो अक्लूडेड हो। तो अब ये अक्लूजन आप मुझे इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि मेरी जो बाइनाकुलरिटी है लेफ्ट आई के साथ वो कट ऑफ हो जाए। इसे कि ये बाइनाकुलरिटी क्यों हुई थी? ये सोडोफोबिया ने करस्पॉन्डेंस शुरू की है, ये क्रूड है। तो अब आप क्या करें कि मेरी जो सोडोफोबिया है उसको सप्रेस करके फोबिया को आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं। तो ये सूडोफोबिया को आप इस तरीके से मेरा ब्लॉक करेंगे तो अब मेरा सूडोफोबिया की जो लाइन है वो कट जाएगी ये दूसरे आंख के फोबिया के साथ। तो अब मैं मजबूरन ये आंख जो है वो बाहर करूंगा तो उसका जो है वो फोबिया इस्तेमाल होगी। तो जो डायरेक्ट अक्लूजन है उसको आप इस सेक्टर अक्लूजन से चेंज कर सकते हैं कि इसकी जगह आप सेक्टर अक्लूजन करें। क्लियर सर होगी जिस बात? तरह अभी आप सेक्टर ऑक्लूजन का बता रहे हैं कि मतलब जो बच्चे नजदीक में काम करते तो वो जो नॉर्मल आई को यूज करे और दूर में देखते हुए एम्ब्लियोपिक आई को यूज करेगा, ये सेक्टर तो ऑक्लूजन की जो बात कर रहे थे। मैंने आपको ये बात बताई कि ये भी प्रैक्टिकली सेक्टर ही एक है, एक सेक्टर को नहीं हमने नहीं सर वो अक्लूड ठीक है, किया। लेकिन मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इरिटेट होते हैं तो वो सर अगर चिन एलिवेशन करके जो उसकी नॉर्मल आई है वो दूर के लिए भी यूज करना शुरू करे तो सर उसकी यार पैचिंग तो फिर सही नहीं होगी। यार अगर अगर वो करते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं ना कि मेरे पेशेंट, मैंने अक्सर वो ओपीडी में उनको बताया था कि मेरा एक पेशेंट आ रहा था, बिल्कुल किसी तरीके से वो नहीं छोड़ता था अक्लूजन को, ठीक है, किसी तरीके से इतना वो था। उसकी माँ बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि भाई कोई भी तरीका। मैंने उनको एट्रोपिन पे डाला। जब एट्रोपिन पे मैंने डाला तो एट्रोपिन से मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखों की जो विजुअल एक्टिविटी, एट्रोपिन भी कम, आगे हम पेनलाइजेशन पे जाएंगे, वो तब काम करती है कि पेनलाइजेशन के बाद नॉर्मल आई की विजन जो एम्ब्लियोपिक आई है इससे कम हो या इसके बराबर हो तब काम करती है। अक्सर मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आ जाते हैं कि एक आंख की विजुअल एक्टिविटी 660 होती है, नॉर्मल आई की विजुअल एक्टिविटी 6 होती है। वो कि नॉर्मल आई हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। आई थिंक 1 घंटा ये पूरा हुआ है, इस वजह से दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा। इसमें घंटे वाला सिस्टम नहीं है जी, सर का नेट बंद हो ये गया पेड आईडी। शायद।
हेलो सर। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? वो डिस्कनेक्ट हो गया फिर दोबारा कनेक्ट हो गया। हेलो, जी सर आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, वो पता है बहुत ज्यादा टाइम जी लगे सर, बस सर स्क्रीन शेयर कर दे सर। अच्छा, स्क्रीन तो शेयर है, अब नजर नहीं आ रहा है आपको? नो सर। नो सर, नहीं नजर आ रहा है सर। तो ये स्क्रीन तो शेयर है। सर दोबारा वो स्क्रीन शेयर वाली वो आइकन क्लिक करें सर, शायद वो अपलोड ना वो। सर शेयर स्क्रीन जो लिखा है सर, इस पे क्लिक करके फिर उसमें प्रेजेंटेशन वाला आ स्क्रीन गई। शेयर कर दे सर। यहाँ से कोरोना वायरस कम हुआ है लेकिन खत्म अभी नहीं। कारोबार खुलने के साथ अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो वायरस दोबारा फैल सकता है। इसलिए 3 एहतियातें याद रखें। मास्क पहनें, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें और हाथों को बार बार 30 सेकंड तक साबुन से धोएं। एहतियात करें, जिम्मेदारी नहीं। कोरोना वायरस कम हुआ है लेकिन खत्म अभी नहीं। कारोबार खुलने के साथ अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो वायरस दोबारा फैल सकता है। इसलिए 3 एहतियातें याद रखें। الزواج يومين ثلاثة اللي جاي. like that.